नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, पिछले क्लास में हमने SCERT वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक के अध्याय 4 की विवेचना की थी। उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। भारत में जो उपनिवेशी शासन की स्थापना हुई, इसका जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी हमने चर्चा की। लगातार अंग्रेजों के द्वारा जनजातीय समाज के जीवन में हस्तक्षेप किया गया, वनों को नुकसान पहुंचाया गया, विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर वनों से इसे दूर भगाया गया, उन्हें दूर किया गया। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण सेठ साहूकार उनसे मनमाने ढंग से राशि वसूलने लगे। आदिवासी समाज की स्थिति दयनीय हो गई। फिर अंग्रेज मिशनरियों के द्वारा उनके धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया गया। इन सभी व्यवस्थाओं के कारण जनजातीय समाज काफ़ी क्षुब्ध हो गए और अब वो इन सरकारों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हुए। और इसी सिलसिले में विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं। हालांकि अंग्रेज बड़ी चालाकी से इन आंदोलनों को दबाने में सफल हो जाते हैं। तो आज के अपने इस क्लास में हम इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजातीय विद्रोह का शुरू। 19वीं शताब्दी में भारत के लगभग सभी इलाकों में आदिवासियों ने अंग्रेजों एवं उनके सहयोगी और गैर आदिवासियों की घुसपैठ एवं शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में इन्होंने महाजनों एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए उनके नियमों को मानना बंद कर दिया। गोंडवाना के गोंड लोगों ने अपनी जमीन की सुरक्षा, अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य के भुगतान, विभिन्न वन संबंधी गतिविधियों से बिचौलियों एवं ठेकेदारों को दूर करने, साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने आदि के लिए विद्रोह प्रारंभ किया। उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। उत्तर पूर्व में विद्रोह का स्वरूप कुछ अलग ही था। यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासी अफीम की खेती करते थे। अंग्रेजों ने अफीम की खेती पर बढ़े हुए मुनाफे को देखकर उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया तथा सरकारी इजाज़त के बिना अफीम की खेती पर रोक लगा दी। लेकिन सबसे अधिक विद्रोह की ज्वाला तत्कालीन बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर प्रमंडल में धधक रही थी। यहाँ के आदिवासी सेठ साहूकार, महाजन एवं गैर आदिवासी बिचौलियों के शोषण के शिकार तो थे ही, साथ ही अंग्रेजों द्वारा उन लोगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के खिलाफ भी थे। ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ भी उनके विरोध का एक कारण था। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला कि भारत में सबसे बड़ी संख्या में कौन सी जनजाति के लोग हैं, तो भील जनजाति के लोग। और भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में उनका निवास स्थान है। इसके बाद जो गोंडवाना के गोंड लोगों ने, गोंडवाना क्षेत्र के गोंड लोगों ने अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए भी विद्रोह शुरू किए, साहूकारों के विरुद्ध, ठेकेदारों के विरुद्ध। उड़ीसा में कंध जाति के लोग रहते हैं, ये भी आप जान लें। उड़ीसा में कंध जाति के लोग भी जमींदार एवं साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह की। उत्तर पूर्व में भी अफीम की खेती करते थे जनजाति समाज के लोग। अंग्रेजों ने मुनाफे को देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि बिना सरकारी इजाज़त के अफीम की खेती नहीं की जा सकती। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न इलाकों में आदिवासी समाज ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन इन विद्रोह में एक जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ वो तत्कालीन बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर प्रमंडल में हुआ। वहाँ पर जो आदिवासी सेठ साहूकार, महाजन, गैर आदिवासी बिचौलिए थे, उसका तो आदिवासी समाज शिकार थे ही, साथ ही साथ अंग्रेज लोग भी उनका शोषण करते थे। सेठ साहूकार, महाजन, बिचौलिए इत्यादि को अंग्रेज प्रोत्साहन देते थे। इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों ने आकर भी उनके धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो इस सब से वहाँ पर एक विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। अब तत्कालीन समाचार पत्र कलकत्ता रिव्यू में अंग्रेज द्वारा संथालों के शोषण पर छपा लेख है। एक लेख है साथियों,
इसे आप पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ से जो आपको जानना है, एक वर्ड देख रहे हैं बॉक्स में, दीकू। दीकू क्या है? गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे। ये व्यापारी एवं बिचौलिए का काम करते थे। दीकू आदिवासी लोग उन्हें कहते थे जो गैर आदिवासी थे, उसमें सेठ भी थे, महाजन भी थे, अधिक ऋण पर ब्याज देते थे, उनका शोषण करते थे, बिचौलिए का काम करते थे, उसे आदिवासी लोग दीकू कहते थे। आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेताओं के नेतृत्व में लगान की रकम देना बंद कर दिया और महाजनों व साहूकारों के आदेशों और नियमों को मानने से इनकार कर दिया। परंतु जब गैर आदिवासियों के पक्ष में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के साथ खड़ी हो गई और जोर जबरदस्ती करने लगी, तब ये आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। कुछ आदिवासी समूहों ने अपना उद्देश्य अपने इलाकों से अंग्रेजी राज को समाप्त करना बना लिया। तत्कालीन बिहार में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह एवं ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों से जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर पूर्व में भी खासी, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये सभी विद्रोह संगठित विद्रोह थे। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, बिहार में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, ये सभी अंग्रेजों के विरुद्ध, महाजनों के विरुद्ध शुरू हुआ था। उत्तर पूर्व में भी खासी, गारो, नागा इत्यादि जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। यहां आप मुख्य रूप से छोटा नागपुर के मुंडा विद्रोह एवं उत्तर पूर्व में नागा जनजाति का जेलियांगरांग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। हमें यहां पर दो आंदोलन के बारे में पढ़ना है, दो विद्रोह के बारे में पढ़ना है। एक मुंडा विद्रोह और दूसरा उत्तर पूर्व में जो नागा जनजाति का आंदोलन हुआ, जिसे जेलियांगरांग आंदोलन कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलिहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गए। उनके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। तो साथियों, यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ था। छोटा नागपुर प्रमंडल है, तमार थाना अंतर्गत उलिहाती गांव है और एक क्षेत्र है चलकत। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कदमी था। शिक्षा दीक्षा चाईबासा के जर्मन स्कूल में हुआ था। पहले उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, फिर ईसाई धर्म से संतुष्ट होकर मुंडा बन गए और उनके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति जो आक्रोश था, यही आक्रोश मुंडा विद्रोह को जन्म देता है। सन 1895 में बिरसा को उनके कुलदेवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। कुछ ही दिनों में उनके अनुयायियों की संख्या अधिक हो गई और वे बिरसा को पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उन्होंने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को भी राजस्व नहीं दे और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिए ही करे। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह के कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उन पर बगावत का आरोप लगाया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर से लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू किया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनसंघर्ष के लिए मोर्चा बनाना शुरू किया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी जाने लगी। रात में सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया, जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए और 2 जून सन 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में ही हो गई। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि बिरसा को 1895 ईस्वी में उनका कुल देवता था जिनका नाम सिंह बोगा था। सिंह बोगा
से एक नए धर्म की प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उनके कुलदेवता से उन्हें एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया, अंग्रेजी शासन को अंत करने का बीड़ा उठाया, मुंडाओं को आदर्श जीवन जीने का संदेश दिया। उनकी अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। बिरसा को लोग पैगंबर मानने लगे। आदिवासी समाज, मुंडा समाज उन्हें अपना पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार किया कि अब अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देना है, महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है, अब मुंडाओं का राज शुरू होता है, इसलिए कोई टैक्स नहीं देना है। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह के कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल में भेज दिया। बगावत का उन पर आरोप लगाया गया। जेल से फिर बाहर आए, फिर लोगों का समर्थन उन्हें मिला। लोगों को उन्होंने तीर धनुष की शिक्षा दी। आदिवासियों को, मुंडा समाज के लोगों को 25 दिसंबर 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया। इनका उद्देश्य था कि जो मुंडा ईसाई बन गए हैं उसे आतंकित कर फिर से मुंडा बना दिया जाए, मुंडा जनजाति में वो आ जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध वो खड़ा हो। बहुत सारे लोग इस जो आक्रमण था ईसाई मिशनरियों पर, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुतों को बंदी बना लिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने 2 जून 1900 ईस्वी को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा के कारण बिरसा की मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार क्यों घोषित किया, यह प्रश्न पूछता है साथियों। बिरसा मुंडा की मौत के बाद भी मुंडा आंदोलन थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में इसमें और गहरी जड़ें जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन कर दिया गया ताकि समस्याओं को नजदीक से समझा जा सके। आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र की भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। अब यहाँ देखिए कि बिरसा मुंडा की तो मृत्यु हो गई जेल में हैजा के कारण, लेकिन उनका आंदोलन रंग लाया। उनके बाद भी आंदोलन नहीं थमा। 1902 में गुमला और 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन किया गया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया और जो गैर आदिवासियों को जो उनका जमीन दे दिया जाता था उसके हस्तांतरण को निषेध कर दिया गया, अर्थात रोक दिया गया, रोक लगा दी गई। इस प्रकार मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। 150 वर्षों से चला आ रहा जमीन छीनने का सिलसिला अब समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। इस आंदोलन ने भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया। उस समय के समाचार पत्र जैसे इंग्लिशमैन, पायोनियर एवं स्टेट्समैन आदि में भी इस आंदोलन को कुचलने की ब्रिटिश सरकार की नीति की काफ़ी आलोचना की गई। बिरसा को भगवान मानकर छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के लोगों ने उनके सपने को साकार करने का बीड़ा उठा लिया। अब उन्हें सिर्फ जमीन ही नहीं अपितु अंग्रेजों से मुक्ति भी प्राप्त करना था। मुंडा विद्रोह के बाद भी छोटा नागपुर में विद्रोह की आग दबी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन चलता रहा, जो बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। साथियों, यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि आंदोलन का असर हुआ। उस समय के तत्कालीन समाचार पत्रों ने भी इसकी जो काफ़ी मुखालफत की इस आंदोलन की। इंग्लिशमैन, पायोनियर, स्टेट्समैन आदि ने सभी ब्रिटिश सरकार की नीति की आलोचना की। बिरसा को भगवान मानकर वहाँ के लोग एकदम अपने सपने को साकार करने का बीड़ा उठा लिए। बाद में कांग्रेस के आने से ये आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया, इन जनजातियों का आंदोलन। मुंडारी लोकगीत, जिसमें बिरसा मुंडा को आज भी याद किया जाता है, एक मुंडारी लोकगीत यहाँ दिया हुआ है जिसमें बिरसा मुंडा को आज भी याद किया जाता है। मुंडा समाज के लोग उस गीत को गाते हैं। मायोम ताम दो बिरसा बाहो रे के टिका सुंदरी केड, जंग ताम दो बिरसा दिसुम होरो को बुलंद केड, अबेना रीका को दो बिरसा दिसुम होरो को ताज केड। हे बिरसा, तेरे खून का सिर पे टीका लगाया। हे बिरसा, तेरी हड्डी का परदेसी लोगों ने नमक बनाया। हे बिरसा, तेरे सत्कार को विदेशियों ने अपना लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं गीत है, काफ़ी पूज्य है बिरसा अपने जनजातीय समाज में। और संपूर्ण भारत के लोग आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा को, कौन नहीं जानता होगा। बिरसा भगवान कहा जाता है उन्हें। अब उत्तर पूर्व में जिलियांगरांग आंदोलन, ये भी एक आदिवासियों का महत्वपूर्ण आंदोलन था, इसे देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1891 में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ा।
उस समय मणिपुर में जेमेई, लियांगमेई एवं रांगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जादोरांग नामक एक रांगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियांगरांग आंदोलन का नाम दिया गया। जादोरांग ने सर्वप्रथम इन तीनों जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। साथियों, आप समझ गए होंगे जादोरांग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया। जादोरांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडाल्यू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया। इसमें जादोरांग को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक मिल गई। अतः एक हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेजों ने उसे फांसी की सजा दे दी। आंदोलन इसके बावजूद भी थमा नहीं। गिंडाल्यू ने इसे जारी रखा। अंग्रेजों द्वारा सन 1932 में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया और गिंडाल्यू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा किया गया। गिंडाल्यू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह वह गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ने में सफल रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय समाज के लोगों के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। उन्हें राष्ट्र की धारा में जोड़ने के लिए अनेक उपाय किए गए, फिर भी उनमें असंतोष की लहर व्याप्त रही। इसका मुख्य कारण भौगोलिक एवं राजनीतिक था। यद्यपि संविधान में जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, फिर भी उनके असंतोष थमे नहीं। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोना नहीं चाहती थी। अतः बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को अलग नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में आदिवासियों को उनके आंतरिक मामले में स्वायत्तता दी गई। संसद द्वारा पारित कानून यहाँ तब तक लागू नहीं होता है जब तक कि विधानमंडल की विशेष सहमति उसे अनुमोदित न कर दे। संथाल परगना एवं छोटा नागपुर में भी जनजातीय विद्रोह नहीं थमा और वे अलग क्षेत्रीय पहचान के लगातार संघर्ष करते रहे। परिणाम स्वरूप 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य बना दिया गया। तो साथियों, यहाँ पर अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सबको देख लेते हैं। जादोरांग ने नागा जनजाति के लिए किया कि जादोरांग जो कि जेलियांगरांग आंदोलन का नेतृत्व करता था, अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन थी गिंडाल्यू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई, अलग नागा राज्य के स्थापना का प्रयास किया। इसमें जादोरांग को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। 29 अगस्त 1929 को उसे फांसी की सजा दे दी गई। इसके बावजूद आंदोलन नहीं थमा। अब उनकी चचेरी बहन गिंडाल्यू ने इसे जारी रखा। अंग्रेजों द्वारा 1932 में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया और गिंडाल्यू को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उसे रिहा कर दिया गया। गिंडाल्यू ने अंग्रेजी सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी उसमें अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और गांधी जी का जो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उससे अपने आप को जोड़ने में सफल रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय समाज के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे नियम तो बनाए गए, राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए अनेक उपाय किए गए, लेकिन फिर भी उन लोगों में असंतोष की लहर व्याप्त रही। इसका मुख्य कारण ये था कि भौगोलिक एवं राजनीतिक रूप से जनजातीय समाज अपने आप को अलग मान रहे थे। यद्यपि संविधान में जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान, नौकरी में आरक्षण सबकी व्यवस्था कर दी गई थी, फिर भी असंतोष नहीं थमा। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोना नहीं चाहती थी। बाध्य होकर भारत सरकार ने 1 दिसंबर 1963 को अलग नागालैंड राज्य की स्थापना की। तो याद रखिएगा, अलग नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, सिर्फ नागालैंड ही नहीं, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। आज भी आप जब भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक अलग जो अनुसूची है बनाई गई है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में जो आदिवासी रह रहे हैं उनके आंतरिक मामले में उन्हें स्वायत्तता दी गई। संसद द्वारा कोई भी कानून तब तक वहाँ प्रभावी नहीं होगा जब तक उस राज्य का विधानमंडल की विशेष समिति उसे अनुमोदित न कर दे। बिहार में भी आप देखेंगे कि संथाल परगना, छोटा नागपुर में भी जनजातीय विद्रोह नहीं थमा। अलग क्षेत्रीय मांग लगातार जारी रहा। परिणाम स्वरूप बहुत देर से 15 नवंबर सन 2000 को
बिहार का विभाजन हुआ और एक अलग राज्य झारखंड की स्थापना हुई। अब यहाँ साथियों देखिए कि जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो आप यहाँ एक बार इन्हें पढ़ लेंगे। महिलाओं ने बहुत चढ़ बढ़कर इन विद्रोहों में भूमिका निभाई थी। सैनिक कार्रवाई से लेकर नेतृत्व करने तक सब में पुरुषों का साथ देती थी। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, राधा और हीरा नाम की महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है। गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी इत्यादि का प्रयोग उन्होंने किया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैद कर लिया। सिद्धू की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। साहस का अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। तलवार से 21 सैनिकों को मारा था सिद्धू की बहन फूलो और झानो। 1899 में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी का उदाहरण मिलता है। साली और चंपी कौन थी? बिरसा मुंडा की महिला साथी थी। सैन्य संगठन में बिरसा मुंडा का खूब साथ दिया। बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी, बिरसा के एक दोस्त गया मुंडा, उनकी पत्नी थी मानी बुई, बेटी थीगी, नागी और लेम्बू तथा उनकी 2 बहुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गरासा, तलवार और लोहे के चार का प्रयोग किया। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के साथ लीथो उराव की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गिंडालू इसका अपूर्व उदाहरण है। भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध में 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यद्यपि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था, फिर भी गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आदिवासी महिलाओं ने डटकर मुकाबला किया। तो साथियों, इस तरह से यह चैप्टर हम आप समाप्ति की तरफ है। अब हम इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? आप सभी जानते होंगे, आदिवासी आज भी उन्हें कहा जाता है। दी को किसे कहा जाता था? अंग्रेज, महाजन, गैर आदिवासी। तो देखिए साथियों, इसमें अंग्रेज भी थे, महाजन भी थे, तो इसलिए यहाँ पर गैर आदिवासी ही होगा। जो भी गैर आदिवासी थे उसमें अंग्रेज भी आ जाएंगे, महाजन भी आ जाएंगे, इसलिए गैर आदिवासी सही आंसर होगा। या उनमें एक से अधिक अगर ऑप्शन में रहे तो इसे भी आप लगा सकते हैं। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? अभी हमने जिक्र किया कि छोटा नागपुर क्षेत्र के वो निवासी थे। गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से उन्होंने जोड़ी थी। आंसर ख होगा। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? तो बिहार से ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना था। अब यहाँ देखिए, मैच करना है, मिलान करना है, जोड़ा बनाना है। तो जादोरांग नेतृत्वकर्ता थे जेलियांग रांग आंदोलन के, अर्थात क का मिलान गौ से करेंगे आप लोग। बिरसा मुंडा के कुल देवता थे सिंगबोगा, ख का मिलान अंगह से कीजिएगा। कंध जाति उड़ीसा में निवास करते हैं, चैप्टर में हमने इनकी चर्चा की। टिकेंद्रजीत सिंह युवराज थे मणिपुर के, और जतरा भगत का संबंध ताना भगत आंदोलन से है। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा वर्ग 8 में पढ़ता है, 6 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, तो उनके साथ भी आप इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।